Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss the current affairs of 29th of March 2022. इस वीडियो में हम 29 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम SBI, RBI, IBPS जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. आदि बाजार इनोग्रेटेड एट विच प्लेस. सो रिसेंटली आदि बाजार एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया. कहाँ पे था? केवड़िया गुजरात में, एकता नगर में. और एकता नगर वहीं है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है. तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही ऑर्गेनाइज किया गया आदि बाजार. और आपको ध्यान रखना है कि आदि बाजार जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया. तो ट्राइफेड करके एक संस्था है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. और ट्राइफेड किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है. और इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो ट्राइबल्स वगैरह हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं उसको शो किया गया, उनकी पेंटिंग्स वगैरह को शो किया गया. ठीक है. और आदि महोत्सव की बात करें तो एक आदि बाजार है और एक आदि महोत्सव भी होता है, वो भी किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा. ठीक है. और अभी रिसेंटली में जो आदि महोत्सव हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था. और ध्यान रखें आदि महोत्सव वगैरह फेस्टिवल काफ़ी सारे होते रहते हैं, तो आपको हमेशा याद नहीं रखना है कि कहाँ पे हुआ. अब पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल 16 आदि महोत्सव फेस्टिवल हुआ, हर स्टेट अलग अलग में हुआ. ठीक है. और ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में. ठीक है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है. और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीण कृष्णा. और हम लोग अगर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. 14 FPO लगाने की बात की गई है. 14 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लगाने की बात की गई है. टोटल कहाँ पे? तो टोटल 8 स्टेट में 14 FPO लगाने की बात की गई है. किसके द्वारा? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि ट्राइफेड उसके अंदर ही काम करता है. और हमारा टोटल टारगेट क्या है FPO का? तो हमारा टोटल 10,000 FPO का टारगेट है पूरे कंट्री में हमारा. और पहला फर्स्ट हनी प्रोसेसिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आया था? तो वो मध्य प्रदेश में आया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और पहला कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक फार्म, 100% ऑर्गेनिक फार्म ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एक है, डांग डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कहाँ से है? तो गुजरात का है. तो वो पहला 100% ऑर्गेनिक फार्म डिस्ट्रिक्ट है. और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, दोनों का इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था एक अनम्य पोर्टल. ठीक है. और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है. उन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था आदि प्रशिक्षण पोर्टल. सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल और UNDP मिलकर आदि प्रशिक्षण पोर्टल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ट्राइबल मिलकर अनम्य पोर्टल लॉन्च किया था. और एक और बात ध्यान रखें, एक नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी हुआ था रिसेंटली, नवंबर में हुआ था, तो ज़्यादा पुराना नहीं है. तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ था. विच टीम हैज़ वन द अब्दुल्ला खान हॉकी कप. अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली बार, इसके पहले ये 2016 में हुआ था और अभी 6 साल बाद ये हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. तो इंडियन रेलवे ने जीता है अब्दुल्ला खान हॉकी कप. आपको ध्यान रखना है कि अब्दुल्ला खान कप किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है. और इसने आर्मी को हराया. ठीक है. तो आर्मी को हराकर इंडियन रेलवे ने जीता. और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1931 में, लेकिन रिसेंटली सबसे लेटेस्ट इसके पहले कौन सा हुआ था? तो वो 2016 में हुआ था. अभी आफ्टर 6 साल बाद ये हुआ है. और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है. तो मेजर ध्यानचंद एक स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था. और कुछ हम लोग रिसेंट खेल की बात करें, गेम्स वगैरह की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी एक एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप हुआ. ठीक है. एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप उसको जीता है 8वीं बार. एशिया में 8वीं बार किसने? तो पंकज अडवाणी ने. पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के खेल खेलते हैं. ठीक है. और ये इनका 8वां तो एशियन में था, लेकिन 24th इंटरनेशनल टाइटल था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. और रिसेंटली ब्रिटेन ग्रॉ प्री हुआ, ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, वो जीता किसने? चार्ल्स लेक्रेक ने, जो कि मोनाको से बिलोंग करते हैं. और एक सर सैयद अली मुश्ताक T20 ट्रॉफी होता है, जिसको तमिलनाडु ने जीता था कर्नाटका को हरा के. और T20 का वर्ल्ड कप जो हुआ था कुछ दिन पहले, उसकी मेजबानी UAE और ओमान दोनों ने मिलकर किया था. उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और उसने हराया था किसको? न्यूजीलैंड को. ठीक है. और हम लोग ICC की बात करें तो ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में है. ठीक है. और ICC के चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि कहाँ से? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं. और ICC के CEO कुछ दिन पहले ही बने हैं जेफ हेलाडाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं. और एक लेजेंड्स क्रिकेट लीग होने वाला है. लेजेंड्स क्रिकेट लीग कहाँ पे होगा? तो ओमान में. और लेजेंड्स क्रिकेट लीग के चेयरमैन कौन है? रमन रहेजा. सो रमन रहेजा इज द चेयरमैन ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग. और चेयरमैन कौन है ICC क्रिकेट कमेटी के? तो ICC क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है सौरव गांगुली. और BCCI के प्रेसिडेंट भी है सौरव गांगुली. और एक रिसेंटली स्विस ओपन हुआ, स्विस ओपन, उसको किसने जीता? तो PV सिंधु ने रिसेंटली स्विस ओपन जीता. और एक एशियन क्रिकेट काउंसिल भी है. ठीक है. एशियन क्रिकेट काउंसिल, एक BCCI है और एक ICC है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और BCCI का मुंबई में है. और एक है एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो UAE में हेडक्वार्टर है. तो आपको इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर UAE में है.
और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो ये है जय शाह। और जय शाह का टेन्योर 2024 के लिए कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है जय शाह, उनका टेन्योर 2024 के लिए कर दिया गया है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि जो 2020 का, अभी जो 2022 का जो एशिया कप T20 होगा उसको श्रीलंका होस्ट करेगा। तो हु विल होस्ट एशिया कप T20, तो वो श्रीलंका होस्ट करेगा। विच व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ तेजस विच वॉज इनोग्रेटेड इन दुबई एक्सपो 2022। अब दुबई एक्सपो में हमारे कौन गए थे, तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर वहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। तो उन्होंने एक तेजस करके एक लॉन्च किया, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो एग्जाम में आपसे टी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ई का पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। और आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात करें एक्सपो की, दुबई एक्सपो, तो ये ऑब्वियस है दुबई में हुआ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इसका टारगेट है कि लगभग 10,000 वुमेन्स जो है ना वहाँ पे, जो कि काम करती हैं यूएई में, उनकी स्किल्स वगैरह में डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा तेजस, जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो दुबई एक्सपो था, यहाँ के इंडियन के जो पेवेलियन किया था उनके लिए थीम क्या था, तो उनका थीम था ओपननेस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ओपननेस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, OOG। और इसका मोटो क्या है, तो कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। अब जो दुबई एक्सपो है इसका मोटो है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। और आपको ध्यान रखना है एक और बात कि यहाँ पे जो दुबई एक्सपो, यहाँ पे एक महर्षि फिल्म है, एक महर्षि फिल्म है जो साउथ की मूवी है, जो कि महेश बाबू उसके एक्टर हैं, उसको दिखाया गया था स्क्रीन प्ले में, और स्क्रीन पे यही दिखाया गया महर्षि मूवी को। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश चित्रकला गैलरीज इन 6 रीजन ऑफ द स्टेट। आपको ध्यान रखना है कि चित्रकला गैलरीज अपने 6 रीजन में कौन ला रहा है, तो कर्नाटका ला रहा है। और चित्रकला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ड्राइंग और पेंटिंग्स वगैरह को कहा जाता है चित्रकला। और कर्नाटका की बात करें तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कर्नाटका का जो टेम्पल है होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। और कर्नाटका बैंक की बात करें तो कर्नाटका बैंक ने एक नया रिसेंटली लाया था KBL विकास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि KBL विकास कर्नाटका बैंक द्वारा लाया गया था। और एक स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स आया था, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स SEI। तो इसमें फर्स्ट पे था कर्नाटका और सेकंड पे था कौन, सेकंड पे था राजस्थान। और एक W@W दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बाई कर्नाटका गवर्नमेंट। इसका मतलब है वुमेन एट वर्क, वुमेन एट वर्क के लाया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका टारगेट क्या है W@W का, कि 5 लाख वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। कब तक, तो 2026 तक प्रोवाइड करनी है। और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाला है। तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है वो होगा कर्नाटका में, और खेलो इंडिया यूथ गेम होगा वो होगा कहाँ पे, तो वो हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो जो यूनिवर्सिटी है वो कर्नाटका में होगा और यूथ वाला होगा हरियाणा में। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं ध्यान रखना, ये 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और ये किन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा फ्रॉम 1961 से अब तक ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 27 मार्च को। इसका आप थीम याद रख सकते हैं, थीम है इसका थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस इज द थीम फॉर वर्ल्ड थिएटर डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 27 मार्च। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनोग्रेटेड बाय अमित शाह वेयर। अब रिसेंटली अमित शाह ने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का इनोग्रेशन किया चंडीगढ़ में, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि ये चंडीगढ़ में इनोग्रेट किया गया। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले 2 DRDO सेंटर लॉन्च किया था। कहाँ पे, तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। और कौन कौन सा था, तो एक ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और एक DRDO लैब। और DRDO की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो DRDO का चेयरमैन कौन है, जो G सतीश रेड्डी है। और G सतीश रेड्डी को कुछ दिन पहले ही आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। और DRDO का रिसेंटली 64th फाउंडेशन डे था 1 जनवरी 2022 को। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन MOU इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में इंडिया ने साइन किया है रिसेंटली MOU मालदीव्स के साथ। और MOU की बात करें तो 3 MOU आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंडिया ने साइन किया था तुर्कमेनिस्तान के साथ, ये जनवरी की बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और इंडिया ने साइन किया था स्पेन के साथ, किसके लिए, तो कस्टम मैनेजमेंट के लिए, उसके कोऑपरेशन के लिए। और इंडिया और नेपाल ने रिसेंटली साइन किया है एक ब्रिज, उनको बनाना है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर किस रिवर, तो महाकाली रिवर पे बनाना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाकाली रिवर पे नेपाल और इंडिया दोनों मिलकर ब्रिज बनाना चाहता है। और धारचूला जो है उससे ये कनेक्ट करेगा। विच एयरपोर्ट हैड बैग्स द कोविड चैंपियन अवार्ड। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोविड काफ़ी सालों से चल रहा था। तो कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया कोविड चैंपियन अवार्ड, ठीक है। और बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया, तो वो दिया गया केम्पागौड़ा एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। और ये कब दिया गया, तो एक विंग इंडिया
2022 हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पे हो रहा है, तो बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद वहाँ पे हो रहा है। और विंग इंडिया जो 2022 था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फिक्की। तो ये आपको कभी नहीं भूलना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की दोनों ने मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का इनॉग्रेशन किया था। कहाँ पे, तो बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में। Who has appointed as the chairman of India कल्याण एंड ज्वेलर्स। अब कल्याण एंड ज्वेलर्स के न्यू चेयरमैन बने हैं विनोद राय। और विनोद राय आपको मालूम हो तो ये कौन है, तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी चेयरमैन हैं। और नए मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के भी बने हैं संजय कुमार। और राज सुब्रमण्यम नए सीईओ बने हैं फेडएक्स के। तो इतना आपको ध्यान रखना है। IBM has partnered with which state to impart digital skills to 12,000 girl student in the state। अब IBM क्या किया है, वो नागालैंड के साथ मिलकर, नागालैंड में जो गर्ल्स वगैरह हैं उनमें 12,000 गर्ल्स को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करना चाहता है IBM। और IBM का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं IBM को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। और इसके CEO कौन है, तो CEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद कृष्णा CEO है। अब गिनी रोमिटी नहीं है, अरविंद कृष्णा CEO है IBM के। कनाडा पेंशन फंड इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। एक रिसेंटली कनाडा पेंशन फंड लॉन्च किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ। इसका भी काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अ टोटल ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हैज़ बीन रिपोर्टेड सिंस 2014। अब जो अभी हमारे गवर्नमेंट है BJP, उसने कहा कि अभी तक टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आया किसके, डिफेंस के सेक्टर में, वो कितना है, 3,343 करोड़। 3,343 करोड़ टोटल डिफेंस सेक्टर में इनफ्लो आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें तो जो इंडिया का टारगेट है $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट, वो इंडिया ने अचीव कर लिया। 2022 तक था, 9-10 दिन पहले ही अचीव कर लिया था। और FDI की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में FDI कितना है, तो डिफेंस सेक्टर में FDI है 74% ऑटोमेटिक रूट से। और एक होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑटोमेटिक रूट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर पूरा 100% अगर आप एक्वायर करना चाहते हो डिफेंस सेक्टर में, तो वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं हो सकता, उसमें आपकी गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और रिसेंटली मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट में, इंडिया का एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट अप्रैल 2021 से अगर बात करें, अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक, तो कितना रहा, तो $21.5 बिलियन हो गया था इंडिया का एग्रीकल्चर फूड एंड एक्सपोर्ट। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से एक MOU साइन किया है, वो 8 पेट्रोल वेसल बना के देगा इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल अमाउंट भी ध्यान रख सकते हैं, 473 करोड़ इसमें लगेगा रुपया। 2-day मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSME ऑर्गेनाइज बाई विच सिटी। अब 2 दिन का एक मेगा इंटरनेशनल समिट जो MSME के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किसके द्वारा, तो अहमदाबाद द्वारा। तो अहमदाबाद और MSME दोनों मिलकर न्यू दिल्ली में एक मेगा इंटरनेशनल समिट MSME पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मातुआ धर्म महामेला 2022 विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सब मातुआ जो धर्म मेला है, ये अभी कुछ दिन आज के ही दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। और ये किसके ओकेजन पे, तो 211वीं बर्थ एनिवर्सरी है किनकी, तो श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर। तो श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की बर्थ एनिवर्सरी है, 2011वीं बर्थ एनिवर्सरी, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में वेस्ट बंगाल में माटुआ धर्म महामेला का आयोजन किया जा रहा है उस स्टेट में। और कुछ हम लोग मेला की बात करें, फेयर की बात करें, तो वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले ही गंगा सागर मेला हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट है। और सूरज कुंड मेला कुछ दिन पहले ही हरियाणा में हुआ है। और एक पुष्कर मेला भी होता है राजस्थान में, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और गड़िया और खर्ची पूजा मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ, कहाँ पे, तो त्रिपुरा में। गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेटअप हाउ मेनी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। अब गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि वो कितना ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट बनाना चाहता है आने वाले समय में। तो टोटल गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना चाहता है। तो एक होता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या अंतर है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उस एयरपोर्ट को कहते हैं जब हम कहीं पर नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहाँ उसका पहले वहाँ पर कोई साक्ष्य वगैरह नहीं था, हम उसको नए तरीके से मतलब नया से बना रहे थे, उसको कहेंगे ग्रीनफील्ड। और ब्राउनफील्ड वो होता है जहाँ पे पहले से एयरपोर्ट था, वो खराब वगैरह हो गया, फिर से हम उसका रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, तो वो होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भी आप ध्यान रखें कि अभी रिसेंटली इतना ध्यान रखें आप बात कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अभी कहा गया है कि 8 जो एयरपोर्ट है वो अभी तक चालू है, और उसमें से 11 से 8 कटा होगा, तो 13 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बनाने हैं।
विच स्टेट टॉप द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। अब रिसेंटली थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आज के ही दिन दिया गया है। तो इसमें टॉप पे कौन स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट पे है टॉप पे उत्तर प्रदेश, और सेकंड में है राजस्थान, और थर्ड में है तमिलनाडु। और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया गया, ठीक है, तो अब वो भी ध्यान रख सकते हैं। नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर जो कि यूपी का है। और साउथ जोन की बात करें तो तिरुवनंतपुरम जो केरला का है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमारे बिहार का ईस्ट चंपारण वो टॉप पे है। और वेस्ट जोन की बात करें तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है वो टॉप किया है। और एक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रख सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है कौन, गोलपारा जो कि असम का है। तो वो इस थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड को टॉप किया है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आज के ही दिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था जो पिछले साल भी लॉन्च किया गया था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये 2022 इसका एडिशन लॉन्च किया गया है आज के ही दिन। और जल शक्ति अभियान भी लॉन्च किया गया है 2022 रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। Who has won the Stockholm Water Prize? This is very important question। ये विल्फ्रिड ब्रूट्स सैरियट ने जीता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और ये कहाँ के हैं, तो ये यूएसए के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। और ये इन्वायरमेंटल इवापोरेशन के फील्ड में काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें दिया गया है विल्फ्रिड ब्रूटस्टैट को वर्ल्ड स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और स्टॉकहोम जो वाटर प्राइज है ये काफ़ी प्रतिष्ठित प्राइज है, ये प्रेस्टिजियस वाटर प्राइज माना जाता है और इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखें कि वाटर में नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहा जाता है। और ये 1991 से दिया जा रहा है, ठीक है, 1991 से। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम वाटर नेशनल इंस्टीट्यूट और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस दोनों ने मिलकर इस स्टॉकहोम वाटर प्राइज को दिया था। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस दोनों ने मिलकर इस अवार्ड को दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर विथ विच कंपनी टू डिजिटाइज कस्टमर ऑनबोर्डिंग। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए पार्टनरशिप किया है, तो Quid.id करके कंपनी है, उसके साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है। वो चाहता है कि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वो क्या करे, तो वीडियो KYC सॉल्यूशन लाए। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।